मंडल जी के बारे में कुछ कहूंगा। और जैन साहब ने एक बड़ा सुंदर नोट हम सबके नाम व्हाट्सएप पर भेजा है, उनका अध्यक्षीय वक्तव्य होगा। कुछ और लोग श्रद्धांजलि देना चाहेंगे तो उनको जोड़ा जाएगा। जैसा कहा कि 8:30 तक अगर पूरा हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आदरणीय अनिल जी बैठक का संचालन करें। नहीं, संचालन क्या करना है इसमें, तो आज के सभापति या अध्यक्ष तो प्रोफेसर राजकुमार जैन हैं। जी हाँ। और मुख्य वक्ता प्रोफेसर आनंद कुमार हैं। तो बस मैं जैन साहब को अध्यक्षता आरंभ करने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज हम लोगों के लिए एक सुखद अवसर है कि हम इतने साल के बाद भूपेंद्र बाबू को याद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समाजवादी समागम में भी उनके बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं किया गया। हम एक बिहार के होने के नाते थोड़ा बहुत उनके बारे में जानते थे, और उसी दरमियान प्रोफेसर आनंद कुमार जी से भूपेंद्र बाबू के पोते हैं दीपक प्रसाद जी, जो कार्यक्रम में शामिल भी हैं और वो भी कुछ अपनी बात रखेंगे, मेरा ये मानना है कि। और उन्होंने इस बीच में मेरे पास 5 किताबें भिजवाई भूपेंद्र बाबू का, और वो मैंने अभी अपने सभी साथियों को मैंने दे भी दिया। और जिन जिन लोगों को दिया सब ने उस किताब की बहुत प्रशंसा की कि यार ये तो व्यक्ति कहाँ पे छुपे हुए थे। और मैंने कहा छुपे कुछ नहीं थे। आजकल होता यह है कि जो लोग बहुत चर्चित हो जाते हैं फिर सब लोग उन्हीं पे फोकस करते हैं। जैसे हम लोग मंडल कमीशन को लेकर के बात करते हैं, बीपी मंडल जी की बात करते हैं, लेकिन हम लोग अपनी समाजवादी परंपरा में बीएन मंडल जी को भूल गए थे, या शायद हम लोगों को उस तरह से याद भी नहीं रहा। लेकिन जहां तक मुझे पता है 2 लोग यहाँ बैठे हैं, प्रोफेसर राजकुमार जैन और प्रोफेसर आनंद कुमार, जो भूपेंद्र नारायण मंडल जी से व्यक्तिगत रूप से मिल भी चुके हैं। उनके जगह उनके यहाँ इन लोगों का आना जाना भी रहता था और इनकी मुलाकात भी होती रहती थी। हम लोग कभी मिले नहीं। उसका कारण ये था कि 75 में उनका देहांत हो गया था। तब तक हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, हम लोगों को इस तरह की चीजों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। लेकिन भूपेंद्र नारायण मंडल जी बिहार के समाजवादी नेताओं में, और खास करके स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के जो 42 का आंदोलन था उसमें बहुत अहम भूमिका निभाए थे। और उसके बाद वो समाजवादी विचारधारा में आए, लोहिया के साथ आए, लोहिया के साथ अंत तक रहे और वो अपने विचारों पर अडिग रहे। उनके बारे में एक बार कहा जाता है कि वो राज्यसभा के सदस्य थे जब संबित सरकार बनने की बात हुई थी और उनको मंत्री बनाने की बात चली, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि लोहिया जी का ये निर्णय है कि जो लोकसभा या राज्यसभा में व्यक्ति है वो मंत्री नहीं बनेगा। और उन्होंने उस बात को आगे बढ़ाया। उसके बारे में जैन साहब और आनंद जी ज्यादा विस्तृत रूप से बताएंगे कि किस तरह से बीएन मंडल जी ने अपनी राजनीतिक पारी खेली है और 1904 से लेकर 1975 यानी कि 71 वर्ष की उम्र राजनीतिक कैरियर में उन्होंने समाजवाद, खास करके बिहार में और दिल्ली में, उन्होंने समाजवादी विचारधारा को बड़ी पैनी नजर से रखा, जिया और हम लोगों के एक आदर्श के रूप में आज भी जीवित हैं। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि बीएन मंडल जी के नाम से मधेपुरा में वर्तमान सरकार के द्वारा वहां पर एक यूनिवर्सिटी का भी गठन किया गया। और आज मैंने बिहार के बहुत सारे न्यूज में मैंने देखा तो बड़े पैमाने पे बीएन मंडल जी का के बारे में कार्यक्रम मनाया गया।
और इसी चीज को लेकर के हम आज समाजवादी समागम में उनकी चर्चा करने बैठे हैं। मैं अब प्रोफेसर राजकुमार जैन से अध्यक्षता के लिए आग्रह करता हूं और उसके बाद इसके मुख्य वक्ता प्रोफेसर आनंद कुमार होंगे, जो हम लोगों को विस्तृत रूप से उनके बारे में बताएंगे, इन दोनों लोगों को। उसके बाद और जो भी साथी को जो भी बोलना है वो आप बोल सकते हैं, अध्यक्ष जी के परमिशन से, अध्यक्ष जी जिनको परमिट करें वो आप बोल सकते हैं। तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर राजकुमार जैन आज की बैठक की अध्यक्षता करें और प्रोफेसर आनंद कुमार मुख्य वक्ता के रूप में अपनी बात रखें। धन्यवाद। प्रोफेसर राजकुमार जैन। सभी साथियों को नमस्कार। साथी अनिल ठाकुर ने आज के संदर्भ में, आज की चर्चा के संदर्भ में उसके सारे आयामों को हमारे सम्मुख अभी सबके सामने प्रस्तुत किया। जैसा कि अनिल बता रहे थे, हम लोग यानी कि समाजवादी, हमारे वो गौरव के पुरखे जिन्होंने हिंदुस्तान में समाजवादी आंदोलन के इस वट वृक्ष को जमाया था, सींचा था, उसमें मंडल जी उसकी पहली कतार के हमारे नायक थे। जो पहला बिहार की विधानसभा में जो विधान सभा के सदस्य के रूप में मंडल जी ने ही हमारी वहां पर नुमाइंदगी की थी। मंडल जी का सोशलिस्ट पार्टी से क्या संबंध था या उनकी क्या हैसियत थी, 1959 में तमिलनाडु में ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी का उनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये अकेली नजीर बताती है कि वो समाजवादी आंदोलन, सोशलिस्ट तहरीक में उनका क्या स्थान था। तो आज की चर्चा में हालांकि अनिल ने कुछ विषय एक इसके साथ जोड़ा है, लोकतंत्र, समाजवाद, उस पर भी चर्चा आज के आधुनिक संदर्भ में आनंद जी करेंगे। तो मूल बीज वक्तव्य हमारा आनंद जी अभी प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जो जो साथी भी अपने विचार रखना चाहते हैं, वो सब लोगों को समय की बाध्यता के बावजूद, लिमिटेशन के साथ हम लोग उनको सुनेंगे और अंत में इसी तरह से आज की चर्चा का समापन होगा। तो अब मैं प्रोफेसर आनंद कुमार से ये अनुरोध करूंगा कि आज का मुख्य जो हमारा चर्चा का विषय है, उस पर विस्तृत आयामों को वो हमारे सबके सामने रेखांकित करें। प्रोफेसर आनंद कुमार। सर माइक ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद प्रोफेसर राजकुमार जैन जी। साथियों नमस्कार। मेरा ये सौभाग्य है कि समाजवादी आंदोलन की लोहिया धारा के प्रबल प्रतीक श्री भूपेंद्र नारायण मंडल की स्मृति में हो रही इस चर्चा में मुझे उनको श्रद्धांजलि देने का मौका मिल रहा है। जैसा बताया गया, देश की राजनीति में एक भोग की धारा चली, एक कर्म की धारा चली, संघर्ष की धारा चली, और अत्यंत सुशिक्षित होते हुए भी, अत्यंत संपन्न परिवार के होते हुए भी, और सत्ता की राजनीति में अपनी दावेदारी साबित कर सकते थे सन 42 के नायक होने के नाते। भूपेंद्र नारायण मंडल जी ने 1948 के बाद जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोग सोशलिस्ट पार्टी के रूप में बाहर आए, उसके एक बड़े नाम थे। उसके बाद जब समाजवादी आंदोलन में कला का एक दौर चला,
डॉक्टर लोहिया, मधुलिमा आदि निकाले गए। एक नई पार्टी बनी, सोशलिस्ट पार्टी, क्योंकि उस समय तक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बन चुकी थी। तो मंडल जी ने डॉक्टर लोहिया के पक्ष को उचित माना और उस समय की समाजवादी पार्टी के बिहार के वो सबसे बड़े प्रवक्ता बने। कर्पूरी जी, रामानंद तिवारी जी वगैरह उस समय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में हुआ करते थे। भूपेंद्र नारायण मंडल जी ने अपनी जो जगह बनाई, उसका एक प्रमाण ये था, डॉक्टर लोहिया की निगाह में उनकी जो जगह थी वो ये कि 1956 में जब पार्टी बनी, उसके पहले अध्यक्ष के रूप में मामा बालेश्वर दयाल जी को बनाया गया। उसके दूसरे अध्यक्ष के रूप में 1959 में जब पार्टी का अगला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ तो श्री भूपेंद्र नारायण मंडल पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए। उस समय के नेताओं में राम मनोहर लोहिया जी तो थे ही, लेकिन राजनारायण, मधुलिमा जैसे दिग्गज भी थे। और उन सबको सम्मान देते हुए भी पार्टी के लोगों ने भूपेंद्र नारायण मंडल जी को अपना अध्यक्ष बनाया। इससे उनकी महत्ता का आपको अंदाज लगना चाहिए। मैंने उनको, जब मैं पढ़ने आया बनारस से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 72 से 74 के बीच में, उनको देखा। इतने सामान्य व्यक्ति, जैसे कोई साधारण कार्यकर्ता जैसा उनकी पोशाक, मझोला कद और चेहरे पर एक जिज्ञासा का भाव। लेकिन इतने बड़े नेता हैं, वो जब आप उनसे पूछे नहीं तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। अक्सर मैं उनको दिल्ली के सोशलिस्टों के बीच में एक शांत भाव से बैठे हुए एक बड़े नेता के रूप में देखता था और मुझे कई बार उनसे बिहार के बारे में चर्चा करने का मौका मिला। वो बिहार आंदोलन के शुरुआत के दिन थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। उन्होंने अपने सांसद होने के नाते जो एक 1.5 कमरे का एक और आवास मिलता है हर सांसद को, जहां वो अपने सहयोगी को रख सकते हैं, उसको उन्होंने, वो साउथ एवेन्यू में हुआ करता था, और वो श्री कृष्ण पटनायक को दे दिया, क्योंकि श्री कृष्ण पटनायक 1971 के चुनाव में लोकसभा में जीत नहीं सके थे। तो हम लोग अक्सर किशन जी से बात करने के लिए, उनकी चर्चा सुनने के लिए जेएनयू के छात्र छात्राएं आया करते थे। और उसी 1.5 कमरे के मकान में जो भूपेंद्र नारायण मंडल जी ने किशन जी के रहने के लिए दिया था, वहां मिला करते थे। साथियों, श्री भूपेंद्र नारायण मंडल ने उत्तर प्रदेश के बड़ी पार्टी के होने के बावजूद जैसी गठी हुई पार्टी बिहार में बनाई, उसमें आदिवासियों से लेकर के अल्पसंख्यकों तक की जगह थी, नौजवानों से लेकर किसान आंदोलनों का समर्थन था, और उसमें उनका दिन रात लगे रहना बड़ा योगदान था। आज जो अगड़ावाद पिछड़ावाद चल रहा, उस समय देश की राजनीति में नहीं था। ये 50 और 60 के दशक की बात है। उस समय गरीब और अमीर की लड़ाई के बीच में राजनीति झूलती थी, और गरीबों की पार्टियों के रूप में समाजवादी पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जैसा नाम हुआ करता था। कांग्रेस बीच बचाव की पार्टी हुआ करती थी, और अक्सर कांग्रेस में समाजवादी आंदोलन से लोगों के जाने का सिलसिला भी बना रहता था। बिहार में भी कई लोग, मामाया प्रसाद सिंह जैसे बड़े नेता शुरू में समाजवादी थे, बाद में कांग्रेस में चले गए। लेकिन भूपेंद्र नारायण मंडल एक छोटी धारा के नायक होकर के, उसमें भी एक टूटी हुई धारा के नायक होकर के जिस विश्वास के साथ राजनीति करते रहे, वो लोहिया के बिहार में प्रवक्ता और प्रतिनिधि के तौर पर जाने गए। उन्होंने सदन में आतिशबाजी करने की बजाय सांसद और विधायक के रूप में जो उनको एक अलग दर्जा था, उसका इस्तेमाल जन आंदोलनों के संगठन में किया, और बहुत सहज भाव से छोटे छोटे कस्बाई कार्यक्रमों में जाया करते थे। और हम लोगों को लगता था कि मंडल जी जैसे लोग कब सफल होंगे। तब अभी 74 की आंधी चली नहीं थी, तो हम लोगों को लगता था कि ये तो एक रेगिस्तान की सिंचाई कर रहे हैं, और वो एक मौन भाव से साधक के रूप में, कर्मयोगी के रूप में हम लोग के सामने उनका एक उदाहरण रहा करता था। राजनारायण जी उनका बहुत आदर करते थे, और अक्सर सुबह या शाम उन लोगों के आपस की वार्ता भी हुआ करती थी। उस समय बेचैनी यही थी कि क्या किया जाए। 1971 का चुनाव हो चुका था, चारों तरफ इंदिरा कांग्रेस का डंका बज रहा था। फिर बांग्लादेश का युद्ध हुआ, पाकिस्तान 2 टुकड़े में टूट गया,
पाकिस्तान का शिमला समझौते के जरिए भारत के साथ सरेंडर हुआ तो इंदिरा गांधी का दर्जा और बड़ा हो गया। और ऐसे में इंदिरा गांधी के विरुद्ध राजनीति करना, उनके दल से अलग की राजनीति करना बड़ा मुश्किल था। इसीलिए उस समय कुछ लोग कांग्रेस के ध्रुवीकरण के आह्वान पर राजनारायण जी और समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके कांग्रेस में भी मिल गए। कई कारण थे दल बदलने के, व्यावहारिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, सत्ता की राजनीति का कारण था। लेकिन भूपेंद्र नारायण मंडल जी अनासक्त कर्मयोगी की तरह से समाजवादियों का झंडा लेकर के आगे आगे चलते रहे। ये सही है, उनके नाम पर बिहार में एक विश्वविद्यालय भी है। लेकिन ये भी सही है कि जब आप भूपेंद्र नारायण मंडल की चर्चा करते हैं तो भारत ही नहीं, उत्तर भारत ही नहीं, बिहार में भी बहुत लोगों को उनकी कोई याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना कोई व्यक्तिगत दायरा नहीं बनाया। उस समय के समाजवादी कुछ करने में विश्वास रखते थे। एक बार डॉक्टर लोहिया ने 1967 में एक लेख लिखा था कि जब से संघ सरकारें बनी हैं हमारे बीच में एक नई बीमारी आ गई है। पहले हम कुछ करना चाहते थे, अब कुछ करना तो दूर हो गया, कुछ बनना चाहते हैं, मंत्री बन जाएं, विधायक बन जाएं, सांसद बन जाएं। और इस बीमारी ने हमारे आंदोलन का बड़ा नुकसान किया है। श्री भूपेंद्र नारायण मंडल इसके अपवाद थे। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को जिस सहज भाव से अपना नेता माना वो स्मरणीय है, क्योंकि वरिष्ठता के नाते भूपेंद्र नारायण मंडल जी कर्पूरी जी से कहीं आगे थे। कर्पूरी जी सन 42 के कार्यकर्ता थे, मंडल जी सन 42 के नेता थे। कर्पूरी जी का परिचय होने में कुछ वक्त लगा लोहिया से, वो 66-65 में मिले। भूपेंद्र नारायण मंडल डॉक्टर लोहिया से 42-43 से मिले हुए थे। लेकिन जो राजनीति का तकाजा था, अति पिछड़ों को आगे लाने की कसम थी, उसके वो प्रतीक बने। और उन्होंने बहुत सहज भाव से, जब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का मर्जर हुआ, एकता हुई, तो वो एकता सबसे कामयाब बिहार में हुई। उसका कारण भूपेंद्र नारायण मंडल और कर्पूरी ठाकुर की समझदारी थी। एक बात और जो कहना जरूरी है कि उस समय सांसद होना अपने आप में गौरव की बात थी। एक तरफ कांग्रेस की प्रचंड संसदीय शक्ति, दूसरा मुट्ठी भर समाजवादियों का एक छोटा सा गिरोह। उस गिरोह में मधुलिमय एक सितारे के तौर पर थे, किशन पटनायक थे, राजनारायण थे, डॉक्टर लोहिया थे। लेकिन सबको मिला करके भी कांग्रेस के मुकाबले में कुछ ठहरता नहीं था। पहले जवाहरलाल जी का जादुई व्यक्तित्व, उसके बाद इंदिरा गांधी जी का आकर्षण, फिर भी सिद्धांत में जो आस्था थी उसके वो प्रतीक थे, सादगी में जो ताकत थी उसके वो प्रतीक थे। और इसीलिए उन्होंने वो जो जन और मैनकाइंड पत्रिका निकली, आप अभी भी खोजेंगे तो जो उस समय की पत्रिका निकलती थी हैदराबाद से, उसके संपादक मंडल में उनका नाम डॉक्टर लोहिया ने खुद रखा था, क्योंकि वो एक बुद्धिजीवी भी थे। लेकिन उन्होंने कलम की बजाय माइक और संसद की बजाय, गोष्ठी कक्षों की बजाय सड़क का रास्ता पकड़ा। इसलिए उन्होंने अपना मौलिक लेखन कुछ ज्यादा नहीं किया। लेकिन जो उनके भाषण, जैसा कहा अनिल जी ने, अगर उनके भाषणों को पढ़ा जाए तो एक समाजवादी की समझ, समाजवादी की आलोचना, समाजवादी कसौटी उसमें मिल जाएगी। ये नेता भी थे, ये कार्यकर्ता भी थे, ये प्रशिक्षक भी थे, ये सत्याग्रही भी थे। ऐसे लोग, इन्हीं लोगों के बल पर समाजवादी आंदोलन की नींव बिहार में रखी गई। और आज अगर बिहार में सारी राजनीति समाजवादियों के वारिसों के बीच में घूमती रहती है तो उसका बहुत बड़ा योगदान श्री महेंद्र नारायण मंडल जैसे कर्मयोगियों को रहा है। ये अलग बात है कि हमने उनको अपना आदर्श बनाने से इनकार किया। हम उनके रास्ते पर, उनका रास्ता चलना बड़ा कठिन है। उसमें परिवारवाद नहीं है, उसमें जातिवाद नहीं है, उसमें पैसावाद तो बिल्कुल नहीं है, संसदवाद तो कतई नहीं है। और उसके बावजूद भूपेंद्र नारायण मंडल सारे समाजवादियों के आदरणीय बने रहे। हम आज आप सबके साथ मिल करके उनकी याद में अगर कुछ समय बिता रहे हैं तो एक तरह से जो राख पड़ गई है उन अंगारों को आप फिर से जिंदा कर रहे हैं। श्री भूपेंद्र नारायण मंडल मार्गदर्शक थे, रोल मॉडल थे, नायक थे और सबसे बड़े समाजवादी थे। बिहार सामंतों का इलाका था, बिहार जातिवादियों का इलाका था। बिहार में आज से तब भी पैसे का जोर चलता था, गुंडों का जोर चलता था। और ऐसे में अपनी औकात बनाना, अपनी हैसियत बनाना, अपनी धारा बनाना ये मामूली काम नहीं था। लेकिन आप देखेंगे कि लोहिया के जीवन में जब जब
ऊर्जा की जरूरत हुई वो बिहार के दौरे पर निकल जाते थे, और बिहार के दौरे में उनके एक साथी भूपेंद्र नारायण मंडल के साथ हुआ करते थे। लोहिया के अत्यंत निकट लोगों में भूपेंद्र नारायण मंडल जी का नाम हमेशा चमकता रहेगा। ये अलग बात है कि डॉक्टर लोहिया के जब संसद में निधन हुआ तब मंडल जी इसके बाद दिल्ली आए, इसलिए दिल्ली के दायरे में भी उनका वो पहचान नहीं थी। लेकिन बिहार में हर इलाके में जहाँ भी समाजवादी अगर होता था तो वहाँ भूपेंद्र नारायण मंडल जी का दौरा साल में एक बार जरूर हुआ करता था। उन्हीं की शैली को बाद में कर्पूरी ठाकुर जी ने अपनाया और घर घर में कर्पूरी ठाकुर की भी पहुंच हुई। एक पांव जेल में एक पांव रेल में, ये मुहावरा जिन लोगों को देख करके बना उसमें भूपेंद्र नारायण मंडल एक बड़े नेता, एक बड़े नायक का नाम था। मैं आज ये आशा करता हूँ कि हमारे बीच में जब नेतृत्व का संकट है, हमारे बीच में जब दिशा का संकट है, हमें लगता है कि चुनाव में तो हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं, ऐसे में अगर प्रेरणा लेनी है तो भूपेंद्र नारायण मंडल, मामा बालेश्वर दयाल, ऐसे लोगों के काम करने के तरीके को समझना पड़ेगा, उनकी सोच को समझना पड़ेगा, उनके आस्था के आधार को समझना पड़ेगा, और उस सबसे ज्यादा समाजवाद के भविष्य के बारे में हमको लगातार सृजनशील रहना पड़ेगा। भूपेंद्र नारायण मंडल की पीढ़ी ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के आगे चल करके समाजवाद के मुद्दे को उठाया, जमींदारी खात्मे से लेकर के जाति तोड़ों तक, इन सब में पटना का बड़ा योगदान था, और इन पटना के आयोजनों को करने में भूपेंद्र नारायण मंडल जी का योगदान हुआ करता था। मुझे याद है जाति तोड़ो सम्मेलन, अंग्रेजी हटाओ सम्मेलन, भारत हिमालय बचाओ सम्मेलन, दाम बादो सम्मेलन, लोहिया के जितने कार्यक्रम होते थे अन्य राज्यों में हो चाहे न हो, बिहार में जरूर हुआ करते थे। उसका कारण ये था कि वहाँ एक ठोस बुनियाद थी, एक मुट्ठी भर लोग थे लेकिन बड़े मजबूत लोग थे, बड़े साहसी लोग थे, बड़े सक्षम लोग थे, बड़े त्यागी लोग थे। आइए हम उनको प्रणाम करें, उनकी कहानी को फिर से याद करें। मुझे लगता है कि समता मार्ग में उनकी कुछ रचनाएं छपेंगी। उनके व्यक्तित्व के बारे में अभी राजकुमार जैन जी ने एक बड़ा सुंदर व्यक्ति चित्र बनाया है, लंबा लेख है, पढ़ने लायक है, हर पैराग्राफ उसमें नई नई जानकारियां देता है। मैं जैन साहब के साथ और आप सबके साथ मंडल जी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर आनंद कुमार जी। हेलो, आवाज आपकी आवाज आ रही है, बोल। आपकी आवाज आ रही है? जैन साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। आप उनका म्यूट हो गया है, जैन साहब का म्यूट हो गया है। जैन साहब आप अपनी आवाज को, हाँ खोल गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी प्रोफेसर आनंद कुमार ने भूपेंद्र बाबू के बारे में काफी महत्वपूर्ण मुद्दों को, चीजों को हमारे सामने प्रस्तुत किया, पर आज की जो परिचर्चा है भूपेंद्र बाबू की याद में है, क्योंकि आज के दिन ही उनका जन्म दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। मगर समाजवादी समागम ने उनके माध्यम से कुछ बुनियादी सवालों को, जो आज हिंदुस्तान की सियासत के अंदर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह है, उसको भी रखकर उनकी याद में उस पर भी चर्चा करने का आज योजना बनाई है। तो मैं साथी अनिल से कहूंगा कि वो जो आज का विषय रखा गया है आज की चर्चा में, तो साथीगण जो बोलेंगे भूपेंद्र बाबू के साथ साथ उस विषय पर भी अपनी राय रखते जाएंगे, तो शायद हमारा ये चर्चा ज्यादा सार्थक होगी लोग कि हमने भूपेंद्र बाबू को याद करते हुए उनके बुनियादी सवालों के ऊपर भी वर्तमान संदर्भ में अपनी अपनी बातों से लोगों को अवगत कराया। तो साथी अनिल, आज का जो टॉपिक है सेमिनार में आपने रखा है उसको पढ़ दें कृपया। अनिल सुन रहे हैं मेरी बात? अनिल ठाकुर मेरी बात सुन रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है साथियों को? नहीं हाँ, आ रही है। आवाज नहीं जा रही है? अभी आपका म्यूट हो गया था, म्यूट हो गया था। अच्छा, अभी फिर म्यूट हो गया। आ रही है आवाज? अब आ रही है, आप बोलिए। हाँ, ये मैंने कहा कि भूपेंद्र बाबू के बारे में हम लोगों ने आज जो कार्यक्रम रखा, खास करके समाजवादी समागम के बैनर के तले, उसमें
आज जो देश में राजनीतिक संकट है, और वो राजनीतिक संकट सबसे ज्यादा है लोकतंत्र का खतरा। लोकतंत्र जो है खत्म होने के कगार पे है। और जब 1948 से जब से सोशलिस्ट पार्टी बनी, या उससे पहले आप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को आप लेकर के चले, और 1952 में जब कांग्रेस के विकल्प के रूप में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया, चुनाव लड़ा गया, और सोशलिस्ट पार्टी भले ही पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे थी, लेकिन लोकसभा या विधानसभा में जिस तरह की सफलता मिलनी चाहिए थी वो सोशलिस्ट पार्टी को नहीं मिल पाया। और उसके बाद 52 के चुनाव के बाद फिर पीएसपी बना केएमपीपी के मर्जर के साथ, और बाद राजनीतिक घटनाएं, फिर पीएसपी में टूटन हुआ, फिर एसपी और पीएसपी बना। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसपे प्रोफेसर आनंद कुमार और प्रोफेसर राजकुमार जैन बहुत, तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो मित्र लोग हैं जो आज के कार्यक्रम में शामिल हैं, वो आज के संकट में अनिल ठाकुर साथी, मैं कहूंगा जो आपका नोटिफिकेशन आज हुआ है, जो आपने निकाला है, उसमें जिन जिन चीजों को, जिस विषय को आपने रखा है, वही मैं कह रहा हूँ, हाँ, लोकतंत्र और समाजवाद के संदर्भ में, क्योंकि नहीं उसको जरा उसमें 2-3 चीजें थी, लोकतंत्र समाजवाद पढ़ दी। नहीं, समाजवाद सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों पर, तीनों है। हाँ, तीनों पर। तो मैं साथियों से ये निवेदन करूंगा कि लोकतंत्र, समाजवाद और सामाजिक समता के पर भूपेन बाबू के साथ साथ जो लोग भूपेन बाबू के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हैं, उसको भी रेखांकित करते हुए समाजवाद और लोकतंत्र पर और समता न्याय पर, उन पर अपनी बात यहाँ पर रखते जाएंगे, तो उससे ज्यादा सार्थक आज की चर्चा होगी। दीपक जी, आप हैं इसमें? अब मैं दीपक सबसे पहले, हाँ जी मैं हूँ। आप दीपक जी भूपेंद्र बाबू के ग्रैंडसन हैं। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा दीपक जी आप इसके बारे में अपनी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है और भूपेंद्र बाबू का जो इन 3 मुद्दों पे, समाजवाद, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पे किस तरह की सोच रही है, उस पे आप थोड़ा बहुत संक्षेप में अपनी बात रख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा। तो आप कुछ अपनी बात रखें, फिर और साथी अपनी बात रखेंगे। दीपक जी। दीपक जी सुन रहे हैं? आपका म्यूट है, आप खोलिए। दीपक जी आप सुन रहे हैं? नहीं साथियों, जो दीपक जी ने अभी बात कही थी वो दीपक ढोलकिया जी हैं। दीपक ढोलकिया जी, वो वाले दीपक जी नहीं। हाँ वो नहीं, दीपक जी दोनों दीपक जी हैं, बट वो दीपक जी जो मंडल जी के परिवार से, उनको बोलो। दीपक प्रसाद है। मैं साथी शशि शेखर से कहूंगा कि वो अपनी बात को रखें। शशि शेखर। नहीं, दीपक जी वो कुछ बोलने वाले थे ना, उनको परिवार से उनका संबंध है, तो कुछ बोलते। दीपक प्रसाद जी। हाँ, दीपक प्रसाद की बात हो रही है, वो प्लीज अगर कुछ बोल रहे हैं। वो है शामिल क्या? हाँ, वो तो हैं। दीपक प्रसाद जी बोले। वो नहीं दिखाई दे रहे। चलिए हैं, लेकिन पता नहीं म्यूट शशि जी आप अपनी बात रखिए। हाँ, चलिए, मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय और साथियों, ये बात तो तय है कि भूपेंद्र नारायण मंडल जी का जो बिहार के समाजवादी आंदोलन में योगदान है, वो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि उसको याद करने से भी गर्व होता है। लेकिन ये भी साथ ही तय है कि बहुत कम लोगों को उनका इस योगदान की जानकारी है, जो बहुत दुखद है, क्योंकि योगदान इतना और जानकारी कम रही है, तो जिसका परिणाम यह है कि बहुत लोग इसको नहीं जानते हैं, और वो अक्सर
कंफ्यूज करते हैं बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी के, क्योंकि मंडल कमीशन के बाद उनका योगदान जो है वो सामाजिक न्याय के लिए, पिछड़ों के लिए जो है ज्यादा मायने रखने लगा था। लेकिन ये तय है कि पिछड़ों का संघर्ष और सामाजिक न्याय का संघर्ष तो समाजवादियों ने लड़ा है ना। ये समाजवादियों का जो योगदान है तो पिछड़ों के लिए उनको बढ़ाने में उनका, लोहिया जी का और तमाम समाजवादी नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन समय के साथ जो है उसे भुला दिया जाता है, और जो मंडल कमीशन के बाद जो पिछड़ों की राजनीति शुरू हुई उसको लोग ज्यादा याद करते हैं, और सारा क्रेडिट जो है वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, यद्यपि वो भी क्रेडिट के हकदार है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ये तय है कि समाजवादियों ने जो फाउंडेशन तैयार किया सामाजिक न्याय का, समानता के लिए, और समाज में पिछड़ों की राजनीति को बढ़ाने का जो काम किया है, उसके संदर्भ से जोड़ करके मंडल कमीशन को देखा जाना चाहिए, ताकि सामाजिक न्याय के उस संघर्ष में समाजवादी नेताओं के उस योगदान को याद किया जाए। और इसी क्रम में जो है भूपेंद्र नारायण मंडल जी के उस योगदान को भी याद किया जाना चाहिए कि उनका क्या योगदान रहा। आजादी के संघर्ष में जो योगदान था 42 की क्रांति से लेकर के, फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत में, और जैसा कि ये है कि जब सोशलिस्ट पार्टी बनी तो उसके पहले अध्यक्ष बने, बाबा ये बालेश्वर दयाल जी के बाद वो दूसरे अध्यक्ष बने 59 में। तो इसका अर्थ ये होता है कि उनका योगदान तो बहुत व्यापक है, और उस योगदान को बढ़ाने के लिए और उनके योगदान को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये भी मायने रखता है। तभी समाजवाद के विषय में भी, सामाजिक न्याय के संदर्भ में, और आज के लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं, क्योंकि लोकतंत्र की चुनौतियों में धीरे धीरे समाजवादी आंदोलन का कमजोर हो जाना ये बहुत मायने रखता है। अगर समाजवादी आंदोलन मजबूत रहता है देश में, तो निसंदेह जो है सांप्रदायिकता की राजनीति को बल नहीं मिलता, या ऐसी ताकतों को बल नहीं मिलता जो समाज में नफरत फैला करके, विभिन्न संप्रदायों के बीच जो है नफरत फैला करके अपनी राजनीति करते हैं। क्योंकि समाजवादी दृष्टिकोण समाज में समता और आर्थिक विषमता को भी दूर करने के लिए, आर्थिक समानता दोनों पक्षों को, और उसमें किसानों, मजदूरों और समाज के वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए वो तमाम प्रकार की राजनीति है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि राष्ट्रभाषा को लेकर के जो ये कुछ जो हद्म तो कॉल्ड राष्ट्रवादी बने हुए हैं, नफरत की राजनीति करने वाले, वो हिंदी को लेकर के भी जो है वो राष्ट्रवाद से जोड़ करके और उसमें भी राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। जबकि सत्य ये है कि हिंदी के लिए जो समाजवादियों का योगदान है, लोहिया का योगदान है, बीएन मंडल साहब का जो योगदान है, वो कितना ज्यादा है, इसको समझने की जरूरत है। और ये तय है कि उन तमाम योगदान को कैसे आज जो भारतीय जनता पार्टी इस दृष्टि से कर रही है, जैसे मानो उन्होंने ही ये हिंदी भाषा को लेकर के और तमाम सारी चीजों को लेकर के जो है वो प्रयास किया है। मुझे लगता है कि हमें कैसे इन तीनों समाजवाद के बिना लोकतंत्र की भी भारत में कल्पना नहीं हो सकती है। अगर समाजवाद को निकाल दीजिए लोकतंत्र से तो वो अधूरा हो जाएगा, सामाजिक न्याय को निकाल दीजिए तो लोकतंत्र खोखला हो जाएगा। तो मुझे लगता है लोकतंत्र की मजबूती के लिए समाजवादी विचारधारा और समता यानी सामाजिक न्याय की बातें, इसको तीनों को मिला करके हमें भूपेंद्र नारायण मंडल जी के अपने नेता को श्रद्धांजलि भी देनी चाहिए और उसे लोगों तक पहुंचाने की जो भी कोशिश। और मैं चाहता हूं कि समाजवादी समागम इस बात को और मजबूती के साथ उठाए और लोगों तक, जन जन तक पहुंचाए। मैं अपने महानायक बीएन मंडल को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। साथी दीपक को मैं देख रहा हूं, तो आप दीपक जी अपनी बात को रखें। नहीं, ये दीपक ढोलकिया जी हैं। हाँ, दीपक ढोलकिया जी। आप महेंद्र शर्मा जी को बोलिए। महेंद्र शर्मा जी, या अभी मैं ये चाहता हूं कि जितने साथी, काफी बड़ी लिस्ट में देख रहा हूं जुड़ गए हैं, 28 के तकरीबन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। 36 लोग हैं। 36 है। हमारे को बहुत सुविधा होगी आज का संचालन करने में। जो साथी अपनी बात रखना चाहते हैं, कृपा करके एक बार वो अपना जरा इसकी सूचना हमें दे दें,
उसके हिसाब से उनको बुलाते रहे। आशीष रंजन एक है, उन्होंने बहुत अच्छा लेख भी लिखा था और वो वहीं किन्होंने? से हैं। आशीष आशीष रंजन। यस रंजन। सर, मैं हूं सर। हाँ हाँ, तो आप रखिए आशीष जी अपनी बात। नमस्कार सभी को। एक आपसे अनुरोध है, जी सर, कृपया अपना एक संक्षिप्त परिचय जरूर दे दीजिए जरूर साहब सर, साथ। जरूर सर। सर, मैं आशीष रंजन हूँ और शोधार्थी हूँ पटना विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग में। और एक पक्ष मेरा ये भी है कि भूपेंद्र राव का मैं पारिवारिक संबंध में पोता लगता हूँ। तो आज मेरे गांव में भी, यहाँ पर भी जयंती समारोह मनाया गया, तो इसको लेकर के जो अपने परिवार में मैंने सुना है उसको आप सबों से शेयर कर रहा हूँ। भूपेंद्र बाबू का जो जन्म हुआ कोसी के अंचल में हुआ और जो कालखंड है 20वीं सदी का है। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहाँ से निकल करके जो भारत की चित्र है वो आपको कोसी में मिलेगा। जो लाचारी है, जो सामंतवादी व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था थी, तो इन सब चीज के बीच भूपेंद्र बाबू का परिवेश हो रहा था। और एक जमींदार परिवार से थे। उनके पिताजी इस मधेपुरा के एक जमींदार थे, बाबू जयनारायण मंडल। और इन्हीं बीच में जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो एक पकड़ बनी, तो उसमें जैसे गांधी जी का प्रभाव आया, फिर डॉक्टर लोहिया के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। और 1942 का जो आंदोलन है, अगस्त क्रांति का आंदोलन, वहां से एक तरफ TNB कॉलेज भागलपुर है, वहां से प्रारंभिक शिक्षा लिया, फिर पटना विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई किया। तो उनके पास एक मार्ग था कि अपना पेशा जो है वकालत से शुरू करते। लेकिन एक दौर था राष्ट्रीय आंदोलन का, तो उसमें उनकी भूमिका किस प्रकार से हो। तो इसी परिवार से एक शिवनंदन प्रसाद मंडल साहब थे, उनके बड़े भाई। तो वो बिहार प्रदेश के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। तो उनकी धारा कांग्रेस से संबंधित थी। लेकिन चूंकि लोहिया जी से जब संपर्क हुआ तो 42 के क्रांति में मधेपुरा जिला में यहाँ पर यूनियन जैक का झंडा उतार करके यहाँ के लोगों को एकत्रित करके और तिरंगा झंडा फहराया। तो एक पहचान मिली सन 42 में। फिर जब लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई, संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई, तो लोहिया जी के साथ आ गए। और इस क्षेत्र में जहाँ पर कि भागलपुर और पूर्णिया का इलाका, संयुक्त रूप से 2 आपको लोकसभा का सीट हुआ करता था। एक सुरक्षित, जहाँ से कि SC कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट का, और एक जनरल सीट हुआ करता था। तो SC कैंडिडेट से बाबू किराय मुसर का एक बड़ा नाम आता है इस क्षेत्र में। प्रथम सोशलिस्ट दलित सांसद हम बोल सकते हैं। तो उनको जितवाने में जो इनकी संगठन का जो बल था, इसको अनुभव किए थे उस दौर में जब कांग्रेस सर्वे सर्वा हुआ करती थी पूरे भारतवर्ष में। तो वहां से एक संगठन के रूप में कैसे BN मंडल काम कर रहे हैं, तो इस चीज को पकड़ पाए डॉक्टर लोहिया। फिर JB कृपलानी साहब एक बड़े नाम हुआ करते थे, लेकिन इनडिफरेंस होने के कारण कांग्रेस से वे फिर से उपचुनाव में इस क्षेत्र में आते हैं। तो पहली दावेदारी जो स्थानीय स्तर पर थी BN मंडल साहब की थी। लेकिन उन्होंने अपना सीट जो है JB कृपलानी साहब के लिए त्याग किया। और JB कृपलानी चूंकि भारत के राष्ट्रीय नेता बन चुके थे, चूंकि गांधी जी के समय से काम कर रहे थे, तो उनको इस क्षेत्र में JB कृपलानी साहब को जगह दिया गया। तो यहाँ से जो राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक कड़ी है, वो आगे बढ़ती है। फिर 1952 का MLA का जो चुनाव हुआ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो एक मतलब एक वो कॉमन चीज आ जाता है कि BP मंडल साहब या BN मंडल साहब। तो BP मंडल साहब जो कि आगे चल करके पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरपर्सन बने, वे कांग्रेसी थे शुरू से। तो और संबंध में भाई भी लगते थे, ममेरा फुफेरा।
लेकिन उनके सामने एज ए सोशलिस्ट कैंडिडेट इन्होंने चुनाव लड़ा और मामूली अंतर से, मात्र 666 वोट के अंतर से इन्होंने चुनाव हार गया, पहला चुनाव। फिर उसी समय क्या हुआ कि 1952 के आम चुनाव में भी सोशलिस्टों को ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। तो हुआ कि भाई आखिर क्या कारण है कि हमें सफलता नहीं मिली है। तो एक चिंतन शिविर हुआ भागलपुर में और बिहार में, जो बातें निकल करके आई राष्ट्रीय फलक पर कि हमारे लोगों के बीच जिनकी हम वकालत कर रहे हैं, जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है और शिक्षा का अभाव होने के कारण हम अपनी बातों को उस समूह तक नहीं पहुंचा पा रहे। तो अपने स्तर से इस क्षेत्र में ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय है मधेपुरा जिला में, इस कॉलेज के संस्थापक सचिव रहे, 1952-53 में स्थापित करवाए। यहाँ के और भी जो बुद्धिजीवी थे, जो व्यक्ति सहयोग कर पाए थे, तो उनसे सहयोग लेकर के, जिसमें कीर्ति नारायण मंडल साहब का नाम आता है, सब लोगों से सहयोग लेकर के कॉलेज की स्थापना करवाए। भारत शिक्षा से किस तरह से हम अपने समाज से जुड़ सके। उसके बाद 1957 का चुनाव हुआ, उसमें पहली एज ए सिंह अपने पार्टी से पूरे बिहार में सिंगल विधायक के रूप में चुनाव जीते थे। और उसी दरमियान एक आर्यावर्त करके कोई पत्रिका होती थी, वो छापा था कि संसोपा या झोपड़ी छाप ने एक अंडा दिया। फिर वही समझिए कि भूपेंद्र बाबू थे तो विपक्ष की राजनीति में, लेकिन कभी भी अपने जो लीगेसी है, जो आइडियाज है, उससे कभी समझौता नहीं किया और वही पार्टी सन 67 तक आते आते बिहार में सरकार बदल देती है। तो ये फिर 1962 का जो चुनाव हुआ सर, आम चुनाव, उसमें बड़ी उपलब्धि इनको दिया गया, चूंकि कोसी के क्षेत्र में बड़ा नाम डॉक्टर ललित नारायण मिश्र साहब का, कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और बहुत बड़े नाम, रेलवे मिनिस्टर थे। उनको बहुत ही साधारण मतलब बहुत ही कम खर्च में बैलगाड़ी से चुनाव प्रचार करते थे, अपने लोगों से चटाई पर बैठ करके बात करते थे, संगठन चलाते थे। और ललित नारायण मिश्र साहब को हराना उस दौर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और कांग्रेस को हराना, कांग्रेस के खिलाफ जाकर के चुनाव लड़ना, तो ललित बाबू चुनाव हारे। तो इससे पहले हमने आनंद साहब का एक लेक्चर सुना था, तो ज्वाइंट किलर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स की संज्ञा इनको दिया गया। 1962 में जो चुनाव हुआ, इस क्षेत्र का जो सामाजिक स्थिति थी, तो जो सामंतवादी व्यवस्था, जो राजा राजवाड़े थे, वो कांग्रेस के साथ थे। तो उन्होंने कोई छल प्रपंच करके और उस चुनाव को रद्द करवा दिया। 1964 में फिर चुनाव रद्द हो गया, फिर से उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के वक्त राजनारायण जी, बड़े समाजवादी नेता, साथ में थे। दिल्ली के एक इशारे पर चुनाव का परिणाम बदल दिया गया और लहठन चौधरी के रूप में कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव जीत गए थे। उसके बाद एक अलग क्रांति इस क्षेत्र में जगी। फिर पार्टी ने आगे बढ़ाया इनको और 1966 में राज्यसभा के लिए मेंबर बने। फिर रिपीट किए 1972 में, राज्यसभा के मेंबर रहे और राज्यसभा के मेंबर रहते हुए 1974 में फिर जब दिल्ली से गांव लौटे, गांव के बगल में अपने प्रियजन के बीच टेंगरा ग्राम है सर, वहां पर उनकी देहांत हुआ 1974 में 29 मई। फिर अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के 2 दफे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। इनका जीवन जो हमने सुना है कि सादा जीवन जीते थे और डॉक्टर लोहिया कहते थे कि मैं क्या हूं कि सैद्धांतिक समाजवादी हूं, और जो प्रैक्टिकल समाजवादी है ना, वो BN मंडल साहब है।
और एक बार मधेपुरा रेलवे स्टेशन पर उतरे थे, तो उनसे उनके जो चाहने वाले थे बोले कि वकील साहब आप रिक्शा से चले चलिए आवास तक। तो बात हुई कि तो बीएन मंडल साहब का जवाब था कि भाई देखिए मैं रिक्शा से जा सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ मैं पैदल चलूंगा ना तो हम अपने लोगों का समस्या ज्यादा अच्छे से सुन पाऊंगा और फिर मैं उसका समाधान भी सही समय पर कर पाऊंगा। इस राजनीति, इस परिपाटी के कह सकते हैं कि बीएन मंडल साहब इस राजनीति को मजबूत करना चाहते थे। और जो कांग्रेस का उस दौर में राजनीति करना, कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करना बहुत बड़ी चैलेंज होती थी, जो आज भी संकट हम सबों के सामने है। विपक्ष को किस तरह से विपरीत परिस्थिति में काम करना हो, उसको अगर हमें समझना है तो डॉक्टर लोहिया को समझना चाहिए, बीएन मंडल साहब को समझना चाहिए, कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक को समझना चाहिए। और उस दौर में उनका जो राज्यसभा का स्पीच है उसमें तत्कालीन शासन के लिए उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में या किसी भी तंत्र में अगर कोई व्यक्ति या कोई शासक यह समझता है कि मैं जब तक हूं तब तक ही संसार में उजाला रहेगा और मैं जब चले जाऊंगा तो अंधेरा छा जाएगा, इस तरह की मनोवृत्ति रखने वाले चाहे वह कोई शासक हो, कोई सरकार हो, वह इस देश के समाज को रसातल में ले जाएगा। तो ये परिपाटी रही और बाद में जो यहाँ के सोशलिस्ट लीडरों ने उनकी लीगेसी को आगे बढ़ाया, जिसमें लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जी का नाम है। अब तो 1990 में उनके नाम से लालू प्रसाद जी के मुख्यमंत्री काल में जब जनता दल की सरकार यहाँ बनती है तो विश्वविद्यालय का गठन किया गया। यही सब हम लोगों ने सुना है सर। और एक विपरीत परिस्थिति अभी भी है देश के सामने, जब एक रंग में देश को रंगा जा रहा है तो हम लोग सीख लेते हैं अपने पुरखों से। और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता रहा हूँ कि रक्त पुत्र से ज्यादा मजबूत होता है विचार पुत्र। तो मैं ज्यादा डिस्क्लोज कभी नहीं करता था इस बात को लोगों के सामने कि मैं उनसे संबंधित हूँ, लेकिन चूंकि आप लोगों ने थोड़ा सा रखा कि परिवार के लोग होने चाहिए तो मैं आपके समक्ष ये कह पाया। और धन्यवाद। जय समाज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपको जी। प्रणाम सर, आपसे सीखता हूँ सर, आनंद सर, बहुत कुछ बढ़ते रहता। बहुत धन्यवाद आशीष, आपने बहुत संक्षिप्त में अपनी बात और सब कुछ आपने रख दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब अध्यक्ष जी के आग्रह से और कौन साथी मंडल जी के ऊपर बोल सकते हैं तो वो अपनी बात रख सकते हैं। अनिल जी, भगवान सिंह जी हैं साथी, भगवान भगवान सिंह जी अगर कुछ तभी ना, आप जो बोलना चाहें वो अपने आप बोले ना। भगवान सिंह जी आप बोलेंगे? बोले क्या है तो बिल्कुल। हेलो। हाँ जी जी जी। तो बोलिए, अपनी बात संक्षिप्त में रखिए। आवाज आ रही है हमारी? आ रही है, हेलो। आ रही है। अच्छा, आ रही है। अध्यक्ष जी, साथियों, आज ये भूपेंद्र नारायण जी को याद करके पुरानी बातें याद आ जाती है। हमारी सबसे पहली मुलाकात इनकी साउथ एवेन्यू में राजनाथ जी के यहाँ हुई थी 1970 के आसपास। तब से मैं एक दो बार उनसे मिला, फिर वो ज्यादा बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन उनके अंदर जो समाजवाद की लोहिया की
नीतियों की जो भूख थी वो हमेशा जगी रहती थी। और उनको, रामसेवक यादव को, मनीराम बागड़ी को, ऐसे लोग भारतीय राजनीति के लोहिया के शिष्यों में अब उसके बाद रहे ही नहीं कोई जो उनके विचारों को आम जनता तक फैलाए। डॉक्टर साहब कहा करते थे, इसी में पार्टी भी टूटी थी। आपको याद होगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जब बनी थी तो ये निश्चित हो चुका था कि कांग्रेस के बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ही सत्ता में आने वाली थी और इससे नेहरू घबरा गए थे। लेकिन नेहरू को सबसे ज्यादा करीब से किसी ने अगर समझा, जो लोहिया ने उनको आनंद भवन में रह करके लोहिया नेहरू की नीतियों को उन्होंने समझा, इसलिए लोहिया के वो कट्टर विरोधी नेहरू के कट्टर विरोधी हो गए, क्योंकि वो समझते थे कि जब तक नेहरू को कांग्रेस के हाथ में सत्ता रहेगी तब तक इस पूर्ण देश में समाजवाद नहीं आएगा। इसीलिए वो घोर, क्योंकि उस और किसी नेता ने उनको नहीं समझा, इसलिए लोहिया को उस समय लोगों ने नहीं समझा, लेकिन बाद में लोगों ने समझा तब, जबकि ये जो उपचुनाव हुए और भारतीय राजनीति का नया मोड़ जब आ गया, जबकि ये आपके कृपलानी जी लोहिया के नेतृत्व में सबसे प्रथम जो नेहरू के सरकार में सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव आया, वहीं से भारतीय राजनीति का मोड़ आया और उस मोड़ से पूरी भारत ही नहीं पूरी विश्व में लोहिया से लोग आकर्षित हुए कि लोहिया के नीति जयप्रकाश ने भी माना कि उससे ही राजनीतिक मोड़ आया। और ये जो आप समता की न्याय की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, ये सब अभी आप जिसे सुना रहे थे कि भूपेंद्र नारायण मंडल जी एक बहुत बड़े जो है जमींदार टाइप के परिवार के थे, राजनाथ जी जमींदार टाइप के परिवार के थे और नारायण सिंह भी ये उस समय जो डॉक्टर साहब कहा करते थे ऊंची जातियों को खाद बनो सामाजिक न्याय के लिए, तो इन लोगों ने अपने जीवन को कुर्बान किया, लगाया लोहिया की नीतियों को प्रचार प्रसार करने में। लेकिन मुझे अफसोस है कि उसके बाद मधु जी के बाद, जाज के पास, कर्पूरी ठाकुर के पास, मंडल जी के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं रहा। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि आनंद जी और राजकुमार जी को देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं। मैं अभी 1.5 साल से काफी बीमार रह रहा हूँ, इसलिए अभी 1.5 साल करीब बम्बई में रहा, इलाज कराता रहा, लेकिन अभी आया तो आनंद जी को सुना, राजकुमार जी को देखा तो मन में बहुत प्रसन्नता हुई, शशि शेखर जी को देख रहा हूँ, तो ये लोग लोहिया के विचारों को बता रहे हैं। आज जनता पूछती है लोहिया के विचार क्या है, वो लोग अब रहे नहीं जो लोहिया के विचारों को आम जनता तक फैलाते रहे। ये डॉक्टर साहब की बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब पार्टी टूटी, जब जयप्रकाश जी के प्रस्ताव से लोहिया निकाले गए पार्टी से, तो उसमें लोहिया ने कहा कि अगर तुमको एमपी एमएलए बनना है तो कांग्रेस में जाओ, हमारे साथ आओगे तो सामाजिक न्याय के लिए, लोकतंत्र के लिए, समाजवाद के लिए तुमको आम जीवन खपाना होगा। और उन्होंने 10, 15, 20 लोगों को अपने परिवार से अलग करके उन्होंने कहा कि अपनी बातों को जनता के सामने कहो, चाहे 10 आदमी हो, 5 आदमी हो, 1000 आदमी हो, लाख आदमी हो, और फिर 10 साल बाद हमारा समय आएगा। और फिर उन्होंने जिस तरह से लोहिया का सबसे बड़ा यादगार 1967 का आम चुनाव है, इसलिए जो 1967 में जो लोहिया जी ने घोषणा पत्र किया था, उस घोषणा पत्र को आम लोगों के लिए पहुंचाने के लिए पुनः एक बात प्रकाशित होकर के मैं निवेदन करूंगा ये आनंद जी से, राजकुमार जी से, भाई हम लोग तो 80 साल की उम्र से ऊपर हो रहे हैं, तो ऐसे ही उस घोषणा पत्र को जो लोहिया ने तैयार करवाया था उसको आम जनता के बीच बांटा जाए, तब उसमें हम लोहिया के विचारों को लोग बीपी मंडल को या कर्पूरी ठाकुर को, रामसेवक यादव को, रामनरेश यादव को, ऐसे लोगों को हम समझ पाएंगे जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन लोहिया के सिद्धांतों में खपाया है। तो आज आज याद आते हैं आपके भूपेंद्र मंडल जी, ये बहुत अच्छा रहा कि आप हम भी दिल्ली में हैं, नोएडा में हैं, और आज राजकुमार जी का ये हमको कल संदेश मिल गया था तो मैं जुड़ गया हूँ, आनंद जी को भी देख रहा हूँ, बहुत प्रसन्नता हो रहा है कि अपने साथियों को देख करके आनंद आता है। और फिर लोहिया के सिद्धांतों को हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तो कहते ही रहे, आम लोगों तक पहुंचाते ही रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भूपेंद्र मंडल जी को याद करता हूँ और उनको चरणों में प्रणाम करता हूँ कि वो खाद बन करके लोहिया के सिद्धांत को आगे बढ़ाते रहे। जय हिंद, जय समाजवाद। धन्यवाद भगवान सिंह जी। कोई साथी और मंडल जी के बारे में अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं? कोई साथी मंडल जी के बारे में अपनी कोई बात रखना चाहते हैं? जी नमस्कार सर, मैं अजीत कुमार हूँ, दिल्ली से बोल रहा हूँ। 2 मिनट में अपना कुछ अपने मन की बात बताना चाह रहा हूँ, तो अगर इजाजत मन हो की तो। नहीं, मतलब मंडल जी के बारे में बताइए। हाँ, मंडल जी के बारे में तो जहाँ तक मेरी जानकारी रही है,
मैं बिहार से हूँ, लेकिन बीपी मंडल जी को मैं जान रहा था, बीएन मंडल जी का मैंने नाम भी नहीं सुना था। तो संजोग से शरदेंदु जी की किताब जो आई उसके द्वारा मुझे पता चला कि हाँ बीएन मंडल जी ऐसे। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि नए लोग जो भी हैं, जो ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़े तो और अच्छी बात है, उनके बारे में उनके विचारों को लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि नए लोगों को जोड़ा जाए इसमें। और खुशी हुई कि बहुत सारे पुराने लोग जुड़े हुए हैं इसमें। मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में हूँ, दिल्ली में ही हूँ। तो मैं चाहूंगा कि जैसे आशीष नए नए लोग के नए जमाने के लोग हैं, इस तरह के अधिक से अधिक लोग जुड़े इसमें। मेरी यही एक सुझाव माना जाए। धन्यवाद। कोशिश यही है कि इस तरह के कार्यक्रम करके नए से नए लोगों को जोड़ा जाए। और इसीलिए, क्योंकि मंडल जी आज हमारे बीच में भले ही ना हो, लेकिन कम से कम उनकी चर्चा करके हम लोग उनके विचारों को लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। यही हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और कोई साथी? और कोई साथी? कोई मंडल जी के बारे में या अपनी कुछ बात लोकतंत्र, समाजवाद या सामाजिक न्याय से कुछ संबंधित अपनी बात रखना चाहें तो संक्षिप्त में रख सकते हैं। मैं कुछ बोलूं? हाँ, नाम बता दीजिएगा अपना। मेरा नाम रणधीर गौतम है। हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं, मैं तो पहले बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आशीष भाई को। उन्होंने बहुत ही बखूबी तरीके से सारी बातें हम लोगों को बताई। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम खासकर बिहार, जिसको हम समाजवाद की धरती कहते हैं, और बहुत ही होप हमेशा से रहा है और आज भी है उस क्षेत्र से जहां सामाजिक न्याय के विमर्श की राजनीति का एक पूर्ण उद्धार हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि पूरा जो सोशलिस्ट मूवमेंट है, खासकर जैसे अगर हम कास्ट के पॉलिटिक्स को देखते हैं तो लोग पेरियार से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो जो त्रिवेणी संघ जो बनाया गया है, जिसमें 1930s के समय के बाद से ही आप देखेंगे बिहार में एक न्यू तरह का पॉलिटिकल फॉर्मेशन हो रहा है, और उसको कैसे मंडल जी जैसे लोगों ने विस्तार दिया, आधार दिया। और एक जो सबसे बड़ी चीज है जो पॉलिटिक्स विदाउट पावर हंगर का आता है, अभी हमने प्रोफेसर रामचंद्र प्रधान जी के साथ जो रामनंदन मिश्र जी के ऊपर काम किया है, वो अभी आने वाली है 5 वॉल्यूम में। लेकिन उस दौरान मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि बहुत सारे जो नेशन बिल्डिंग का विमर्श है वो कहीं बहुत हद तक सामने नहीं आया है, क्योंकि सोशलिस्ट डिस्कोर्स सामने नहीं आया है। उसी में से एक कंट्रीब्यूशन डीपी मंडल जी का भी हो सकता है। और वो जो एक बात बार बार मुझे याद आती है, वो डॉक्टर लोहिया की, जब वो कहते हैं कि आई मोल्ड सोशलिज्म एंड भूपेंद्र बाबू लिव्ड इट। सो ये मतलब एक व्यक्ति जो अपने आप को सबसे बड़ा समाजवादी कभी नहीं मानता है, वो भूपेंद्र बाबू को एक लिव्ड सोशलिस्ट लेगेसी का वो एक एग्जाम्पल मानता है। तो वो क्या खासियत थी, वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने विमर्श में आना चाहिए। और एक बात जो हम लोग भूल जाते हैं कि हमेशा से लोकल लैंग्वेज का जो पॉलिटिक्स है, जिसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की दिशा में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है बीपी मंडल साहब का। और उसमें एक जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे पढ़ते हुए नजर आई 2-3 आर्टिकल में रेफरेंस के रूप में, कि ये जो डेमोक्रेसी में जो नागरिकता बोध है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए एक वोटर्स के आइडेंटिटी से। और वो जो सवाल करने वाला नागरिक पैदा करने का जो क्वेस्ट है, उसको भी हमको बहुत सलीके से समझने की जरूरत है। और जहां भी आजकल तो
कॉर्पोरेट का पॉलिटिक्स है, उस समय में बीपी मंडल जी के भाषण, बीएन मंडल जी के भाषण में मैं देखता हूं कि बिल्कुल उस चीज पे एक न्यू तरह का क्रिटिसिज्म जो यूनिक था मुझे नजर आया। और मैं आशीष भाई को और आनंद सर को और जैन साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इनके बारे में जानने का अवसर मिला और जिज्ञासा भी पैदा हुआ कि इनके और भी जो विमर्श है और जीवन दर्शन है उसको समझ सकूं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रणधीर। और कोई साथी धन्यवाद भाई। मंडल जी से संबंधित बोलना चाहते हैं तो बताएं, नहीं तो अध्यक्ष जी को अपनी बात रखेंगे। और कोई साथी? हेलो जी बोलिए, अपना नाम बताइए। सर, मैं डॉक्टर सारंग तनय मधेपुरा हाँ। से बोल रहा हूँ, मधेपुरा बिहार से। बोलिए बोलिए। जी सर, मैं भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा से पीएचडी किया है और भूपेंद्र बाबू की आज विश्वविद्यालय में भी उनकी जयंती कुलपति महोदय की अध्यक्षता में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और अन्य जगह अन्य स्कूल कॉलेज में भी मनाया गया। और हमें आज बीएन मंडल विश्वविद्यालय की स्थापना 10 जनवरी 1992 ईस्वी को हुई, तब से लेकर के आज तक सिर्फ एक हमारे अभिन्न मित्र ने भूपेंद्र बाबू पर पीएचडी किया है और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाया है। भूपेंद्र बाबू को हम जननायक से ज्यादा मनस्वी कहें तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि भूपेंद्र नारायण मंडल जैसे मनस्वी जननायकों में कुछ भी लिखना आसान बात नहीं है। ऐसे बड़े व्यक्तित्व के बारे में जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि उनका व्यक्तित्व बहुआयामी है। ऐसे लोग जगत में बिरले होते हैं। भूपेंद्र बाबू का जीवन सच कहूं तो कर्मयोगी का था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आम आदमी के विकास हित में लगा दिया। जब हम दुनिया के वर्तमान समय में देखते हैं तो हर एक आदमी स्वयं की पेट भरने की बात करते हैं, लेकिन भूपेंद्र बाबू को जब हम पढ़ते हैं, जब उनके विचारों को जानते हैं, तो हम यही महसूस कर पाते हैं कि स्वयं के बारे में सोचना, स्वयं का पेट भरना बड़ी आसान बात है, पर दूसरे का पेट भरना और दूसरे के बारे में सोचना ऐसा कोई मनस्वी मनुष्य ही कर सकता है, जो कि भूपेंद्र बाबू में दिखता है। क्योंकि इसके लिए पहले हमें अपने मन को समझाना होता है कि हे मेरे मन, तुझे जीवन पर्यंत सुख सुविधा में नहीं दे पाऊंगा। और यह यात्रा भूपेंद्र बाबू ने उसी जमाने से शुरू कर दी थी और तब से लेकर के अपने जीवन काल में उन्होंने आम आदमी, समाज के अंतिम व्यक्ति तक, जो अंतिम लाइन में खड़े थे, उन तक विकास की बात करते थे और उन्हें उनके कमियों को दूर कर पाते थे। भूपेंद्र बाबू के बारे में कई लोगों ने बहुत कुछ लिखा है और कई लोग आके लिखेंगे भी, लेकिन भूपेंद्र बाबू के विचारों पर चलने वाले बहुत कम ही लोग मिल पाते हैं। हमने यह महसूस किया है कि भूपेंद्र नारायण मंडल के चले जाने के बाद भी ऐसे समाज के लोगों का आज उतना विकास नहीं हो पाया जितना भूपेंद्र बाबू सोचते थे, क्योंकि 200 वर्षों के बाद भी हमारा समाज पूर्णतः बहिष्कृत ही है। समाज के बड़े धनिकों, नेताओं एवं धर्म संप्रदाय के ठेकेदारों से स्वयं के लिए खतरा मूल लेकर के उन्होंने समाज में अपना सारा जीवन लगा दिया था। भूपेंद्र बाबू जो थे वो पैसे और प्रभुत्व को त्याग करके समाज में शिक्षण संस्थान और शिक्षा पे ज्यादा जोर देते थे। उनका मानना था कि एक अच्छा नेता, एक सफल नेता और एक समाज सुधारक और एक विचारक तभी बन पाता है जब वह वैचारिक साहित्य से निरंतर जूझा रहता है। भूपेंद्र नारायण मंडल ऐसे नेता थे जो आज के समय में ढूंढने पर भी नहीं मिल पाता है। वे हमेशा किताबों से जुड़े रहे, जिससे उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा, जात पात के सामाजिक
रूप को अपने समाज से खत्म करने में काफी हद तक सफल भी हुए और शोषित वंचित तबके के लिए हमेशा लड़ते रहे। देश से अंग्रेजों को भगा देना सामान्य बात है, यह घर के बाहर की सफाई करने जैसा है, पर हम अपने देश के सदियों से व्याप्त अमानवीय रीति रिवाजों एवं भेदभावों को खत्म करना विशेष बात है। यह घर के भीतर की सफाई करने जैसा है। भूपेंद्र बाबू पूरे देश में, पूरे समाज में और पूरे जगत में समाजवाद की ज्योति जलाना चाहते थे कि हर व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, शिक्षा की रोशनी पहुंचे और वह समाजवाद की तरह सोचे और वो आगे बढ़े। इन्हीं विचारों को हम अपना करके अगर सही से काम करें और समाज में शिक्षा को लेकर के समाज के वंचित वर्गों तक अगर हम उनके दिए गए विचारों को पहुंचाएं तो हम भूपेंद्र मंडल के दिखाए सपने को पूरा कर सकते हैं और उनके मंजिलों को हम आम जनों तक पहुंचा सकते हैं। जय भूपेंद्र बाबू। धन्यवाद सारंग जी। अब मैं अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर राजकुमार जैन से आग्रह करता हूं। ये विजेंद्र जी हाथ उठाए हैं। जी सर। चलिए विजेंद्र जी, आप संक्षिप्त में अपनी बात रखिए, उसके बाद जी जी जी। माननीय अध्यक्ष मंडल और साथियों, भूपेंद्र मंडल जी को इस जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अब कहना चाहेंगे। आशीष भाई ने बहुत अच्छी बात रखी, वो चूंकि घर के लोग हैं। हमारा ये कहना होगा कि उनकी जो राजनीति की परिस्थिति थी और आज की परिस्थिति, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर राजनीति 20-25 साल के अंदर शिफ्ट हो जाती है एक न्यू पैराडाइम के साथ। हम यही 2 लाइन कहना चाहेंगे कि उस समय में जब उन्होंने मुद्दों को सामने रखा, विमर्श को सामने रखा, तो लोगों को वो चीज अपील कर गया और लोग घर से बाहर आ गए। 20 वर्ष बाद 1991 को हम एक मानते हैं, जहां से आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण का वो मामला चल पड़ा, तब से आज 35 साल हो गए हैं। बहुत कोशिशें हैं, तमाम अभियान और वो संवाद चल रहे हैं, बावजूद इसके जो लोगों को अपील होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो ये जो नया शिफ्टिंग है, न्यू पैराडाइम, इसके लिए हमें ये लगता है कि पब्लिक के अंदर जो इमेजिनेशन जो उन्होंने दिया था, शायद हम उस तरह की इमेजिनेशन नहीं दे पा रहे, उनके कल्पना में वो चीज नहीं आ रही है। इसलिए वो एकदम पूरी जो राजनीतिक जो वो महकमा है, शिफ्ट वो क्या हो गया ना, इनर्शिया डेवलप कर गया है। तो मंडल जी को हम याद करते हुए यही चाहेंगे कि हम कैसे इनिशिएटिव लें, हाउ टू री इमेजिन अबाउट द डेमोक्रेसी, और एक नया शिफ्ट कैसे हम रिफ्रेम करें लोगों के दिमाग में, कैसे सीडिंग हो, हु इज आवर इनमी, ये सामने लाना जरूरी। मैं एक लाइन ये कहना चाहूंगा कि यूजीसी के मामला पर जो आया है, आज भारत का आह्वान था और दूसरा पक्ष भी वो भी बोल रहा था कि हमें भी हमारे अधिकार मिल गया, अब हम इसको कैसे छोड़ सकते, और एक ने कहा कि भाई हमें तो क्रिमिनल बना दिया गया। हमारा ये समझना है कि किस तरह से मुद्दों से भटका करके लोगों को आमने सामने फिर से खड़ा किया जा रहा है। सवाल ये होना चाहिए था कि हेफा एक्ट बन गया, हेफा लॉ यूनिवर्सिटी को चलना है, यूजीसी के फंड कट किए जा रहे हैं, ये सवाल होना चाहिए था। उसके जगह टकराव की बात सामने आ चुकी। तो ऐसा लगता है कि हम फिर से पुरानी अवस्था में जा रहे हैं। ऐसे हम जैसे काउंटर रिवोल्यूशन कहते हैं, हमने जो चीजें लोहिया ने लाया, फेडरलिज्म लाया और उन्होंने जातियों के विमर्श को खत्म करके और नई राजनीति, एक फेडरल पॉलिटिक्स लाई, मंडल जी उसमें सारे लोग थे, वो चीजें लगता है बैकफुट पर आ गई। वो जो रिवोल्यूशन उन्होंने किया वो काउंटर हो गया। तो इसलिए हमें एक नई रचना करनी चाहिए, नई रचना राजनीति की करनी होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। सो वी शुड क्रिएट फॉर क्रिएशन, नॉट फॉर आवरसेल्व्स बट सेक ऑफ जनरेशन नेक्स्ट। धन्यवाद, धन्यवाद विजेंद्र जी, धन्यवाद। थैंक यू। अध्यक्ष महोदय कहाँ गए? प्रोफेसर राजकुमार जैन।
माइक म्यूट है उनका। जैन साहब, मेरी जैन आवाज साहब, नहीं आ रही? आवाज हाँ, नहीं आ रही? नहीं आ रही थी, अब आ गई है। आप अपनी कोई और कोई साथी कुछ बोलना तो नहीं चाहता है ना? हाँ, राजवीर जी बोलोगे? नहीं नहीं, अभी नहीं बोलेंगे, बाद में। आज अभी सब जैन साहब को समाप्त करने दो जी। हाँ, तो जैन साहब तो करेंगे ही, अध्यक्ष जी समाप्त, और अपनी अपनी बात। हेलो हाँ जी, जैन साहब, आप राजवीर बोल। अध्यक्ष की भाषण में अपनी बात रखिए, और जो चीजें बच गई थी उसको आप विस्तृत रूप से बता दीजिए। साथियों, सबसे पहले तो मैं समाजवादी समागम के सभी साथियों का शुक्रगुजार हूं कि आज के इस राजनीतिक अंधकारमय युग में वो विचार के लॉ को और हमारे उन पुरखों को जिन्होंने समाजवाद की नींव के पत्थर थे हमारे, उनकी मार्फत समाजवादी यात्रा के उस मुश्किल मुकामों को, उन पड़ावों से कैसे वो गुजरे, उसकी कुछ छटाएं हमारे नए साथियों को सुनने को मिल रही है। डॉक्टर लोहिया ने एक जगह लिखा था, किसी भी आदमी की शख्सियत का सही अंदाजा उसकी मौत के 100 साल के, उसके उम्र के 100 साल के बाद ही जांचा जा सकता है। अक्सर होता है, हम देखते हैं कि जो जो बड़े जोरावर हैं, बरसरे इक़्तिदार हैं, बड़ी बड़ी ताकतें में मिनिस्टर हैं या कोई बड़े सरमाएदार घर के हैं, तो उनके घर वाले, उनके मानने वाले, उनके पीछे चलने वाले वक्ती तौर से उनका बड़ा गुणगान करते हैं उनके इंतकाल के बाद, मगर चंद दिनों के बाद ही वो भुला दिए जाते हैं, फिर उनका नाम लेवा नहीं होता। भूपेंद्र बाबू की शख्सियत का, उनकी ताकत का इससे बड़ा और कोई हमारे सामने नजीर हो ही नहीं सकती कि आज इतने बरस गुजर जाने के बाद भी आज उनकी चर्चा, उन पर सोच विचार हिंदुस्तान में समाजवादी जगत के अंदर आज भी जारी है। बहुत सारे लोग हुए, बड़े बड़े पदों पे रहे, बड़े बड़े मुख्यमंत्री रहे, मिनिस्टर रहे, तरह तरह के लोग रहे, पर क्या कोई उनका नाम जानता है? एक सवाल जो मेरे साथियों सब हमेशा मेरे मन में आता है, और आज के लोकतंत्र के लिए जो मैं सबसे जरूरी मानता हूं, क्या कारण है 1952 के चुनाव के बाद, 52 का, 57 का, 62 का, 67 का, 71 का मुसलसल जो चुनाव हुए, बिहार में सोशलिस्टों की दखल या पहचान किसी भी रूप में, चाहे वो सत्ता में है या नहीं है, एक पहचान हमारी बनी हुई है। इसके जांच करना बहुत जरूरी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। जब हम इसको समझेंगे, इसके पीछे हमारे सारे उन सोशलिस्ट नेताओं का जिन्होंने बिहार के उस पुरातन सारे सिस्टम के अंदर रहते हुए जिस तरह से समता और समाजवाद की लड़ाई को लड़ा और उसको जमीनी अमली जावा देने के लिए केवल घर में बैठकर कोई सिद्धांत बांटने से नहीं। मैं भूपेंद्र बाबू के बारे में जब थोड़ा पढ़ रहा था, किस तरह
गांव-गांव में नंगे पांव पगडंडियों पे चलकर, एक वक्त का खाना नहीं, बरसात हो तूफान हो, चाहे 50 लोगों का वहां पे जमावड़ा हो, 25 लोग वहां इकट्ठे हों, ये लोग समाजवाद की मसाल जलाने के लिए वहां पर पहुंचते थे। और किरदार, आज मैं अपने एक साथी के मेरे एक लेख पे टिप्पणी पढ़ रहा था, भूपेंद्र बाबू का, जो इतने बड़े जमींदार के बेटे 2-2 बार पार्लियामेंट के मेंबर, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य रहे हो, और उनका अंत पटना के 4th क्लास टाइप के छोटे से 2 कमरे के सीलन भरे मकान के अंदर, वहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारा। तो ऐसे लोगों की इन ऐतिहासिक त्याग को देखकर लोग उनके पीछे चलते हैं, उनको मानते हैं। मगर मुझे आज अफसोस के साथ एक बात आज के संदर्भ में उठानी पड़ेगी, जो मैंने सवाल किया था कि क्यों पहचान है आज तक हमारी, मगर मुझे अब उस पहचान के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा दिखता है। एक तरफ भूपेंद्र जैसे बाबू जैसा आदमी, मंत्री पद की उनको कर्पूरी ठाकुर ने लिखा कि राम लखन सिंह यादव यहां पर कांग्रेस के एस्टेब्लिश लीडर हैं, हमें अपना एक बैकवर्ड में बड़ा लीडर यादव में बनाना होगा, तो भूपेंद्र बाबू के अलावा कोई हो नहीं सकता पार्टी को बनाने के लिए। उनको मंत्री पद का, मिनिस्टर का ऑफर होता है और रिजेक्ट कर देते हैं। कहते हैं कि मैं जानता हूं लोहिया कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। तो त्याग, संघर्ष और विद्वता, कहीं भी कोई सानी नहीं। मुझे फख्र है, इस बात का गुरूर भी है कि मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। शुरुआत में वो राज्यसभा के सदस्य बनकर दिल्ली आए थे, 1968 की बात थी। तो हमारा दिल्ली की सोशलिस्ट पार्टी, हमारे नेता सावल दास गुप्ता, उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, उस जमाने के अंदर टीवी नहीं था, उस जमाने के अंदर कोई इस तरह का आधुनिक यंत्र नहीं थे। तो दिल्ली की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी गुर्बत के सवाल पे, गरीबों पे होने वाले जुल्म, उनके खिलाफ लड़ते हुए अक्सर जलसे शहर के अंदर किया करते थे। क्योंकि दिल्ली के अंदर 1952 में जरूर 2 सोशलिस्ट एमएलए हमारे मीर मुश्ताक अहमद साहब और बीडी जोशी साहब बने थे, उसके बाद कोई सदन में नहीं था। तो गुप्ता जी हमारे बिहार के जितने भी, बिहार यूपी के एमपी दिल्ली में होते थे, उनको बुलाकर उन जलसों में बुलवाते थे। तो पहली दफे 1968 में मुझे भूपेंद्र बाबू को औज गाजी की एक सभा में सुनने को मौका मिला। उन्होंने वहां पर जिस तरह से आर्थिक सवालों को उसके अंदर आंकड़े देकर एक स्कॉलरली जिस तरह से उस मीटिंग में रखा, तो पहली बार मुझे लगा कि कोई बहुत बड़े विद्वान आदमी है। मेरा कोई परिचय उनके बारे में ज्यादा था नहीं, परंतु उनकी हैसियत से मेरा परिचय हमारे नेता उर्मिलेश झा जी के मार्फत हुआ। वो जो डॉक्टर लोहिया के पीए थे, विठल भाई पटेल भवन के अंदर सोशलिस्ट पार्टी का दफ्तर था। वहां पर उर्मिलेश जी ने एक दिन, उर्मिलेश जी के साथ मंडल जी वहां पर आए हुए थे। तो उर्मिलेश जी आदतन किसी की तारीफ नहीं कर सकते थे, एक आलोचनात्मक दृष्टि उनकी हमेशा रहती थी। उन्होंने जो तारीफें उनकी की, तो मैं दंग हो गया कि आज उर्मिलेश जी इतनी तारीफ कर रहे हैं। उसके बाद मेरा उनसे संपर्क थोड़ा हुआ, बातचीत होने लगी। साथियों, मैं कहना चाहता हूं
इन बुजुर्गों के कारण अगर आज लालू प्रसाद यादव जैसे या दूसरे जो नीतीश कुमार हैं या दूसरे जो भी सोशलिस्टों के नाम से लोग आए हैं, इस फसल को उन्होंने तैयार किया था। इस वैचारिक जमीन को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, जिसके कारण गांव-गांव में दूर देहात तक मैंने काफी बिहार के अंदर भ्रमण किया है। जॉर्ज फर्नांडिस के चुनाव में, मधुलिमे के चुनाव में मैं काफी घूमा हूं। गाछ के अंदर सर्दी के अंदर रात को 2-2 बजे तक लोग बैठकर जिस तरह समाजवाद की बात सुनते थे और जिक्र करते हैं, तो जो वैचारिक हमारा आधार था, सिद्धांत और संघर्ष दोनों पे इन्होंने उसको लीड किया। अभी साथी हमारे आशीष जिक्र कर रहे थे, तो मुझे याद आ रहा था, मैंने दिल्ली के अंदर 1962-57 के चुनाव में देखा है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, दूसरी तरफ हमारे यहाँ चांदनी चौक से मीर मुश्ताक अहमद झोपड़ी के चुनाव चिन्ह से लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे और शाल वाले एक बीजेपी के दीपक के चुनाव से थे। तो नारा लगता था, काली आंधी आएगी झोपड़ी उड़ जाएगी, चूहा बत्ती ले गया वोट बैलों की, 2 बैलों की जोड़ी को दो। उस समय सोशलिस्ट पार्टी के लोग हल चक्र का झंडा लेकर, जानते हुए कि हमारी जमानत नहीं बचेगी, डॉक्टर लोहिया ने बांधी गार्ड, पिछड़े पावे सो में खाट, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, डॉक्टर लोहिया का अरमान, ब्राह्मण भंगी एक समान, सबको शिक्षा एक समान, नारा लगाते हुए हमें लगता था कि हम चुनाव के अंदर हमारी यही, हम चुनाव लड़ने का मकसद ही हमारा ही है। तो हमारे इन पुरखों ने, बुजुर्गों ने वहां पर इस डंडी को रखा था। सभी साथियों ने बताया कि जब डॉक्टर लोहिया के साथ जो बुनियादी रूप से बिहार की राजनीति में शुरू से जुड़े थे, उसमें मंडल जी उस कतार के हमारे नायक थे और इसीलिए डॉक्टर लोहिया के आग्रह पे ही उनको वहां पर तमिलनाडु के अंदर पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। सोशलिस्ट पार्टी के ने हमें फख्र है इस बात का, हमारे आदर्श ऐसे नहीं हिंदुस्तान के अंदर उसको खड़ा कर दिया गया था। आचार्य नरेंद्र देव उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे, कांग्रेस पार्टी के टिकट से जीत कर आए थे, मगर उसके बाद जब वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होने लगे तो 8 के 8 हमारे विधानसभा के सदस्यों ने वहां से इस्तीफा दे दिया। उड़ीसा में सारंग धर्म दास वहां विधायक थे, उन्होंने भी इसी तरह की परंपरा का पालन कर दिया। आज सवाल है कि आज लोकतंत्र बचेगा कैसे? आज हमारे सामने सवाल है समाजवाद, मसावाद, उसका परचम कैसे लहराया जाएगा? एक तरफ हमारे पुरखे थे जिन्होंने पार्टी छोड़ने के साथ साथ विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया और आज लाश ठंडा नहीं हो पा रही, अभी राख गर्म है, सत्ता का लोभ मोह सब सारी मान्यताओं को छोड़कर पीछे छोड़ता है। ये आदर्श हमारे सामने आ रहा। आज सियासत के अंदर विचारधारा, पार्टी कपड़े बदलने की तरह हमारे सामने आदर्श आ रहा है, हम उसको देख रहे हैं। दौलत का नंगा नाच सियासत के अंदर सामने है। ये सारे सवाल आज समाजवाद के लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये सब इस पर अंकुश नहीं लगा तो लोकतंत्र भी अपनी पूरी ताकत से चल नहीं पाए। आज मैं सब साथियों के माध्यम से एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा। समाजवादी समागम, इस बात के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा सभी साथियों को कि आज के राजनीति के इस दौर में जब दौलत और शोहरत की बेहताशा दौड़ लगी हो, कोई सिद्धांत नीति का कार्यक्रम का कोई मस्तक नहीं रह गया हो,
जैसे तैसे सत्ता को हथियाने का ही एकमात्र उद्देश्य हो। उस समय समाजवादी समागम की स्थापना की गई और इसकी स्थापना में मूल उद्देश्य इसका 3 उद्देश्य इसके अंदर रखे गए। पहला कि हम अपनी विचारधारा, जो सोशलिस्ट नीतियां, सिद्धांत, दर्शन, विचार दर्शन, सिद्धांत है, उनका प्रचार प्रसार करेंगे। जो हमारे पुरखों ने साहित्य रचा है, जो बहस उठाई है, हम उनको, उस सब को जहां जहां से भी होगा उन रचनाओं को संग्रहित करके उस लिटरेचर को, उसको बनाकर उसको संग्रहित करने का काम करेंगे, उसका प्रचार करेंगे। तीसरा उद्देश्य हमारा समाजवादी समागम का है कि नई पीढ़ी में आज जो विचार सिद्धांत से जो अलग महरूफ हो गई है, उसके अंदर जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शिक्षित कर सके, शिक्षण शिविर चला सके, जितना साहित्य हम प्रकाशित कर सके, उसको भी हम कर पाए। तीसरा उद्देश्य हमारा यह है। और इसके साथ साथ समाजवादी समागम, हम मानते हैं जो आंदोलन, जो कौम अपने इतिहास के पुरखों को भूल जाती है, उसका अस्तित्व जिंदा नहीं रह सकता। हमें उनसे प्रेरणा मिलती है, लड़ने की हिम्मत मिलती है। कैसा भी जुल्म हो, कैसी भी दुश्वारियां, परेशानियां हमारे सामने हो, उससे टकराने का हमें हौसला मिलता है। त्याग की भावना कहां से आएगी? जब हम मंडल जी को पढ़ेंगे, जब कर्पूरी ठाकुर का चरित्र जानेंगे, जब हम मधुलिम में राजनारायण की उनकी लड़ाइयों का इतिहास जानेंगे, वो हमें प्रेरणा देगा। समाजवादी समागम वक्त वक्त पर इन सब कामों को भी अपनी सीमित साधनों, सीमित लोगों के बावजूद करता रहा। हमारे समाजवादी समागम ने मधुलिम में जन्म शताब्दी समारोह को बड़े विस्तृत स्तर पे उसको मनाया। कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी वर्ष पूरे बड़े स्तर के ऊपर, जहां तक हमारी ताकत थी, 20-25 किताबें अभी तक समाजवादी साहित्य से संदर्भित, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे साथी रमाशंकर सिंह की है, प्रकाशित की गई। हमने अपने पुरखों के नाम के साथ साथ उसके ऊपर, उनकी जयंती के ऊपर विशेषांक निकाले। हमें इस बात का फक्र है कि सबसे पहले समाजवादी समागम ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस पर दिल्ली में एक बड़ा भव्य आयोजन किया। उसमें एक पुस्तक भी प्रकाशित की और उस दिन उसको कांग्रेस स्थापना दिवस को हम लोगों ने मनाया। आज उसी कड़ी में हमने अपने एक और योद्धा भूपेंद्र नारायण मंडल को याद करते हुए अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित कर अपनी कमजोरियों और कैसे हमारा आंदोलन विचारधारा आगे बढ़े, इसको भी याद करने का मौका मिला। साथियों, अंत में कहूंगा, समाजवादी इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं अपने पुरखों के कि हिंदुस्तान की सियासत में विचार के स्तर पर, भले हमारा कर्म के स्तर पर, संगठन के स्तर पर हम ना हो, विचार दर्शन में आज भी जो विचार दर्शन, सिद्धांत, नीतियां हमारे पुरखों ने रची थी, सारी हिंदुस्तान की राजनीति के विमर्श उसके इर्द गिर्द है। एक भी ऐसा विमर्श आज हिंदुस्तान की सियासत में नहीं है जिसको सर्वप्रथम हमारे पुरखों ने ना लिखा हो, ना बोला। ठीक है, आज के इस दौर के अंदर जिस तरह से जातिवाद, धर्म का नंगा नाच, भाजपा के शासन में जिस तरह से आज हिंदू मुसलमान या जाति के विमर्श को जिस तरह से उसको गोलबंदी कर आज हिंदुस्तान में समाजवाद को पीछे धकाया जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ने की ताकत हमें अपने इन पुरखों को याद कर इनके त्याग, इनके संघर्ष, इनकी जीवन गाथाओं को
ध्यान में रखकर हमें एक नई शक्ति मिलती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज का आयोजन हुआ। इसमें सभी साथियों ने भाग लिया, उन सबका भी मैं शुक्रगुजार हूं। हम आगे भी इसी तरीके से काम करते रहें, आप सभी साथी अपना सुझाव देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। आनंद जी, मेरा एक सुझाव है कि हेलो। हाँ जी, आप हाँ बोलिए। बोलो। हाँ, आवाज आ रही मेरी जी? आ रही हाँ है, आ आ रही रही है, बोलो। आनंद जी, मैं चाहता हूँ समाजवादी समागम एक मीटिंग और ऑर्गेनाइज करे जो बजट के ऊपर प्रोफेसर अरुण कुमार बोले और हम लोगों को कुछ पूंजी के विकेंद्रीकरण के बारे में समझ में आए। बहुत अच्छा, जरूर करेंगे, ठीक जरूर है, करेंगे। ठीक है। जी, ठीक है। धन्यवाद। मैं आज के कार्यक्रम के लिए प्रोफेसर राजकुमार जैन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर आनंद कुमार को, क्योंकि मैं मंडल जी के बारे में थोड़ा बहुत पहले से जानता था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एक बिहार के होने के नाते थोड़ी बहुत जानकारी मुझे थी और मेरे पास ये प्रस्ताव आया और ये प्रस्ताव किसी ने नहीं, दीपक जी ने दिया था, दीपक प्रसाद जी ने, कि मंडल जी के ऊपर एक कार्यक्रम होना चाहिए। अनिल जी, आज बोली और करी दीपक प्रसाद जी? अभी वैसे अनिल ठाकुर को मैं सूचित कर दूं, ये दीपक कुमार जी ने जरूर आपको सुझाव दिया होगा, पर हमारे मन में ये पहले से ही आ गया था और एक माने में हमें कहीं ना कहीं अपनी गिल्टी कॉन्शियस फील हो रही थी कि हमने उनके ऊपर अभी तक कोई कार्यक्रम इतना बड़ा नहीं किया। जिस दिन से मुझे ये पता लगा था, एक मिनट अनिल जी, जिस दिन से मुझे पहले पता लगा था कि डॉक्टर लोहिया के साथ पहली कतार में जो पहले लोग नेता थे मंडल जी थे, उसी दिन हमने उनकी शख्सियत को, उनकी ताकत को समझ लिया था। बाद की कतार में बाद के लोग जितने नेता हैं सब उनके बाद की कतार के नेता हैं। मैं ये कहने के लिए मेरे मन में ये फीलिंग आती है, तो मैंने सोचा था कि ये मैं सुझाव समाजवादी समागम के साथियों को दूंगा। अनिल जी बोलिए। नहीं, इसमें कोई गिल्ट की करने की जरूरत नहीं है। हम लोग उनके विचार को अपने साथियों के बीच में रखने का काम किया और उसमें मुझे दो व्यक्ति बहुत सक्षम लगे, एक प्रोफेसर राजकुमार जैन, दूसरा प्रोफेसर आनंद कुमार। और मैंने इन्हीं दो लोगों से बातचीत की कि भाई एक को अध्यक्षता करनी है और एक को मुख्य वक्ता बनना है। तो उम्र के हिसाब से मैंने जैन साहब को अध्यक्षता की बात की और आनंद जी को वक्ता के रूप में रखा, लेकिन इसका परिणाम बड़ा सुखद रहा कि कार्यक्रम बहुत सफल हुआ। करीब 40 लोग इसमें शामिल हुए और उसमें कुछ नए साथी भी आए जिन्होंने मंडल जी के ऊपर बहुत बृहत काम किया है। खास करके आशीष, जो एक शोधार्थी भी हैं और उन्होंने मंडल जी के बारे में बहुत विस्तृत रूप से रखा। लेकिन मुख्य रूप से आनंद जी और जैन साहब, ये दोनों लोग मंडल जी से 70 के दशक में मिल चुके थे। उनकी दोनों की मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि ये दोनों व्यक्तित्व बहुत ही सक्षम हैं, जो भूपेंद्र नारायण मंडल जी के बारे में हम लोगों को कुछ ज्ञान दे सकते हैं। और उस ज्ञान का हम लोगों ने आज फायदा उठाया और मंडल जी को याद करते हुए हमने समाजवाद, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के मुद्दों को फिर से एक बहस में शामिल किया, जो मंडल जी का मुख्य उद्देश्य था, जिन्होंने लोहिया के विचार, जेपी के विचार को आगे रखा। मैं आज के कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष के नाते प्रोफेसर राजकुमार जैन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय निकाल करके हम लोगों के बीच में उनके बारे में अपनी बात रखी। और प्रोफेसर आनंद कुमार जो मुख्य वक्ता रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो हम लोगों के बीच में आकर के मंडल जी के बारे में बहुत विस्तृत रूप से बताया।
और हम लोगों को बहुत सारी जानकारियां भी मिली, और खास करके जो हमारे कुछ वक्ता जैसे आशीष और भी लोग हैं जिन्होंने मंडल जी के बारे में बहुत विस्तृत रूप से बताया, और उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी समाजवादी समागम के प्लेटफॉर्म पे इस तरह के, जिसको हम लोग कहते हैं, कुछ मायने में आप कह दीजिए, जो जैन साहब ने कहा कि हमें गिल्ट है, मैं उसको गिल्ट नहीं मानते हैं। हम मानते हैं जो हमारे कुछ भूले बिसरे जो हमारे विचारक रहे हैं उनको हम इस समाजवादी समागम के प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, उनके बारे में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। वो कर्पूरी जी को किया या मधुलिमा जी को किया, मंडल जी का किया, या और भी कोई लोग आएंगे तो हम उसकी भी चर्चा करते रहेंगे, और यही समाजवादी समागम की भूमिका रहेगी। और इसीलिए इस कार्यक्रम में जितने भी साथी शामिल हुए, उन सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप अपना समय निकाल करके आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, मंडल जी के बारे में कुछ अपनी राय भी रखी, कुछ अपनी कुछ अन्य लोगों की बात भी सुनी। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने का सबसे आदेश लेता हूं, और आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। धन्यवाद सभी साथियों को, धन्यवाद।